हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आज हम लोग आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो यहाँ मैं बता दूँ कि इस एक्सरसाइज में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही जो है हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे है गिव रीजंस, हमें रीजंस बताने हैं। वेरियस चीज़ें जो है यहाँ पर पूछ रखी हुई हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग इनके रीजंस जो है वो फिगर आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। कि यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट्स, 12th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है रिगार्डिंग प्लैटिनम, silver and gold. Au is gold, Ag is silver and Pt is platinum. कहते हैं यही तीन जो है इन्हें ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ये जो तीन एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, दीज आर नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स हैं, नॉन रिएक्टिव चलते हैं, नॉन रिएक्टिव है ये, इसी कारण से इन्हें जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर कुछ हद तक जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाता है जिसकी वजह से वो काला पड़ जाता है, लेकिन पानी के साथ उसका एज सच कोई खास रिएक्शन नहीं रहता, कोई एलर्जीज क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो तो इतने ज़्यादा नोबल है, ना हवा से रिएक्ट करते हैं ना पानी से रिएक्ट करते हैं, तो उनके जो ज्वेलरी, उनके द्वारा जो बनाई ज्वेलरी होती है, जो गहने होते हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक मेंटेन रहते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते हैं, नॉन रिएक्टिव है, याद रखिएगा। हवा के साथ, पानी के साथ, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते। अब इसके बाद आ गया इसका पार्ट बी। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। अगले तीन एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैं तो इन्हें याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। आई वुड से NaKli। अब इसको इकट्ठे पढ़ के देखो क्या बना, नकली। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। एक तो ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नाइफ के साथ कट हो जाते हैं, इस तरह से याद रख सकते हो। दूसरा पूछा गया है कि अब इसको ऑयल में क्यों रखते हैं, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे सोडियम है, सोडियम अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड, रिएक्शन विग्रस रहता है। सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो, अगर ये कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में भी आ जाए, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन रहती है, साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण जो हाइड्रोजन गैस है, दैट हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, ये फायर भी कैच कर लेती है। इसी तरह से जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी बहुत ही विग्रस तरीके से रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर, सिमिलर विथ लिथियम। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देते हैं, इसलिए हम इन्हें ना हवा में रख सकते हैं ना पानी में रख सकते हैं, इन्हें स्टोर करना पड़ता है ऑयल में। आमतौर पर कैरोसिन ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है इनकी स्टोरेज के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आता है दैट वाई सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर और केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। इसके बाद थर्ड है एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। कहते हैं एल्यूमिनियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी उसे कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं, उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बात हो रही है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी याद रखना, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ
हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। और दूसरी बात, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब ये बना देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है, और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से ये जो एलिमेंट है ये हो जाता है नॉन रिएक्टिव, फर्दर रिएक्ट नहीं करता है चीज़ों से। इसलिए एक तो इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, इसलिए, और दूसरी वजह से कि इसके ऊपर तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि इसको नॉन रिएक्टिव कर देती है। इसी वजह से ये जो एल्युमिनियम है इसे बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हम इसको सेव कर सकते हैं ऑक्सीडाइज करके। जब इसके ऊपर एल्युमिनियम की जो पूरा का पूरा हमारा एल्युमिनियम का यूटेंसिल है, जब उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ गया, नॉन रिएक्टिव हो गया, और हीट तो अच्छी कंडक्ट करता ही है, तो उसे बर्तन बनाने में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. Very important. कहते हैं जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स हैं उन्हें ऑक्साइड में बदल दिया जाता है एक्सट्रैक्शन के दौरान, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट से हम लोग डायरेक्टली जो मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, उसके बाद ही जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है जिंक की। जिंक अपनी कार्बोनेट और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ZnCO3 भी एग्जिस्ट करता है, और सल्फाइड और ZnS की तरह भी एग्जिस्ट करता है। अब हमें चाहिए इससे जिंक, तो क्या किया जाता है, ZnCO3 को हीट करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही हीटिंग करेंगे, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग ऐसे ही हीट कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस हो गई यहाँ पे कैल्सिनेशन। अब ये जो है जिंक सल्फाइड, अब इसमें खुद ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे और हीट करेंगे। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई देने पर यहाँ पे बनेगा हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस देयर विल बी द एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे एवोल्यूशन किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जब हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस हो गई हमारी रोस्टिंग, ठीक है। अब जब हमें ये जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने इसमें सिंपली क्या ऐड कर देना है, कार्बन, कोक ऐड कर देंगे, कार्बन। इट विल वर्क लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और ये जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में इवॉल्व होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो जिंक ऑक्साइड या कोई भी मेटल की ऑक्साइड है, अगर हम लोग मॉडरेट रिएक्टिविटी की एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड और ऐसे ही एलिमेंट्स की होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी बड़ी ही मॉडरेट सी है, तो क्या रहता है, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें बड़ी ही आसानी से रिड्यूस करवाया जा सकता है कार्बन को यूज करके। तो जस्ट बिकॉज हम इसको रिड्यूस करवा सकते हैं आसानी से कार्बन को यूज करके, तो इसलिए कोशिश रहती है कि जो कार्बोनेट है या सल्फाइड फॉर्म है उसको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें, सो दैट ये जो ऑक्साइड है उसे आसानी से रिड्यूस करवाया जा सके मेटल में। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से ये जो आपके एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाती रहूँगी। आज एनसीईआरटी सीरीज़ का डे 1 है, आज मैंने आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया है, इसीलिए इसी तरह से अगले वीडियो में मैं आपको एक और बड़ा अच्छा जो क्वेश्चन है वो समझाऊंगी। इसी तरह से मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कुछ ही समय में करवा देने हैं आपके एग्जाम से पहले पहले। इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट कीजिए। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।